हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम सीटेट मैथ्स में वो क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और कई बार एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और इसी टाइप के ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जस्ट डिजिट चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज़ 98। व्हाट इज़ द थर्ड नंबर इन दिस ऑर्डर। ठीक है, तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए और कंसेक्यूटिव के साथ साथ इवन नंबर भी कहा गया है। तो 7 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके उनका सम हमें 98 दिया गया है। तो सबसे पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हमने x माना है तो दूसरा x+2 होगा, क्योंकि इवन नंबर कहा गया है। अगर इवन नहीं कहते तो x के बाद x+1 आता, उसके बाद x+4, ठीक है, x+6। इस तरीके से हमें कितने चाहिए, 7 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए। तो x+8, x+10, तो 1 2 3 4 5 6 और फिर हो जाएगा x+12। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए जो कि इवन भी हैं और कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। और इन सभी का सम हमें क्या दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर मैं इनको प्लस करूँगी, x+2, x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 प्लस x+10 प्लस x+12 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और x कितने हैं यहाँ पे हमारे, 7 हैं, तो x को ऐड करेंगे तो 7x और बाकी सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42 और इज इक्वल्स टू में 98। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 42 प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 98 माइनस 42 और 7x इज इक्वल्स टू 98 में से 42 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, 9 में से 4 गया 5 और x इज इक्वल्स टू 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और 7 से हम डिवाइड करेंगे 56 को तो ये आएगा 8 और x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट इज़ द थर्ड नंबर इन दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर में थर्ड नंबर बताइएगा, ठीक है। तो x का आंसर 8 आया तो 8 मत लगा दीजिएगा आंसर। तो थर्ड नंबर इस ऑर्डर में हमारे पास x+4 है, दैट मीन्स हमें x+4 की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 8 आई और +4 करेंगे तो आएगा 12 और 12 हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 5 6 7। ठीक है, हमें ट्राइंगल्स के जब भी रेशो आपको दिया हुआ हो, चाहे वो एज का रेशो हो चाहे एंगल का रेशो हो, तो ध्यान रखिएगा हम कोई भी x मल्टीपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हैं, तो रेशो दिया है हमें, तो पहला एंगल हो जाएगा 5x, दूसरा एंगल हो जाएगा 6x और तीसरा एंगल हो जाएगा 7x। ठीक है, अगर एज का रेशो दिया हो, किसी भी चीज़ का रेशो दिया हो, तो इसी तरीके से x से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ पे बोला है ट्राइंगल की बात की गई है, एंगल्स इस रेशो में है। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। ठीक है, सबको हमने x से ही मल्टीप्लाई किया है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, 5x ही होगा, क्योंकि x तो 5 को मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे 6 से किया है, यहाँ पे 7 से किया है। तो ये बिगेस्ट एंगल है और ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। तो 5x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमें बोला है जो ट्राइंगल्स का एंगल है वो इस रेशो में है। हमें एक चीज़ पता है ट्राइंगल्स के एंगल के बारे में कि जो तीनों एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, वो क्या होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। तो इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 180 आ जाएगा। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 7 + 6 13, 13 और 5 18, तो 18x इज इक्वल्स टू 180 और 18 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 18 1 ज़ा 18 और ये 0। x की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 10 आ गई। हमें स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, दैट मीन्स हमें 5x पूछा है, तो 5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। तो स्मॉलेस्ट एंगल 50 डिग्री है। हो सकता है एग्जाम में आपसे बिगेस्ट एंगल पूछे, लार्जेस्ट एंगल पूछ ले, तो आप 7x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, जस्ट आपको थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें प्राइम नंबर की बात की गई है और कंपोजिट नंबर की बात की गई है। ठीक है, 2 चीज़ों की बात की गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो सबसे अगर हम पहले बात करें प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। उन्हीं नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है जिनके 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, हाउ मेनी फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। तो उन नंबर को प्राइम नंबर कहा जाएगा जिनके 2 फैक्टर्स होंगे और उन 2 फैक्टर में एक तो
1 होना चाहिए और दूसरा वो इटसेल्फ होने चाहिए, वो खुद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही टेबल से डिवाइड होता है, एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक खुद के टेबल से डिवाइड होता है। 2 भी 1 से और खुद की टेबल से डिवाइड होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 की, 3 भी 1 से डिवाइड होता है और खुद की टेबल से डिवाइड होता है। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 1 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 3 की टेबल से भी डिवाइड होता है और खुद की टेबल से भी डिवाइड होता है। दैट मीन्स इट हैज़ 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स अगर इसके हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नहीं होगा। ठीक है, अभी कंपोजिट पे आएंगे तो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वही होते हैं, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो 1 होता है और एक वो खुद होते हैं। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। फिर अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर को आप ये भी कह सकते हैं दोज नंबर विच आर नॉट प्राइम। जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। प्राइम नहीं होते हैं का मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कह देते हैं। ठीक है, जिन भी नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे दोज नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। तो 2 फैक्टर्स दैट मीन्स प्राइम नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स दैट मीन्स वो कंपोजिट हो जाएगा। जैसे 9 है, 9 हमारा कंपोजिट हो गया। अब अगर हम बात करें 1 की, क्या 1 प्राइम नंबर होगा? तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है। दैट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कंपोजिट नंबर है, नो इट इज़ नॉट कंपोजिट नंबर क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर होंगे देन इट इज़ नोन एज कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर नहीं है तो कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। 1 इज़ बोथ अ प्राइम, क्या ये बोथ होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका डी, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा, ना ही ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फ्रैक्शंस 3/15 एंड 7/12। इसका आपको सम निकालना है। इस तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 3/15 और 7/12 का आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। सम निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा, नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उनको सेम बनाना होता है, तो आप इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, आप लेंगे 15 का और 12 का एलसीएम लेंगे। तो सेम टेबल कुछ भी देख लीजिए, 2 से देख लीजिए, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और 2 के टेबल में फिर 2 से करेंगे, 15 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 के टेबल में 15 आता ही नहीं है, 2 3 ज़ा। अब 2 के टेबल में दोनों ही नहीं आते, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है और 3 1 ज़ा 3। और फिर उसके बाद 5 के टेबल में ये 1 टाइम, ये 1 टाइम। जब तक दोनों 1 ना हो जाए तब तक हमें करते रहना है ये। तो इस तरीके से हमारे पास एलसीएम क्या होगा? इन सब की प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज़ एलसीएम। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा नीचे 60। तो इनके एडिशन करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 60 आया। अब चेक करेंगे कि 15 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है। ठीक है, 15 के टेबल में 60 आता है 4 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे क्या आया है? 60 आया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। प्लस 12 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 60। 12 के टेबल में आता है 5 टाइम्स। तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आया होगा और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो नीचे तो है 60, ऊपर अगर हम ऐड करेंगे तो 2 + 5 7 एंड 3 + 1 4। तो दिस इज़ अवर आंसर एंड दिस इज़ द सम ऑफ द फ्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 डजन पेन इज़ 720 देन कॉस्ट ऑफ 25 पेन। ठीक है, 12 डजन पेन का ध्यान से देखिएगा, 12 डजन पेन की कॉस्ट दी है आपको। तो अगर आप बात करें 1 डजन में, तो 1 डजन में आपको पता है 12 होते हैं। तो पेन की बात की है तो 1 डजन पेन में कितने हो जाएंगे? 12 पेन हो जाएंगे हमारे पास। 12 डजन, तो 12 डजन में कितने हो जाएंगे? जब एक डजन में 12 होते हैं तो 12 डजन की अगर हम बात करेंगे तो 12 × 12। ठीक है, 1 डजन में 12 पेन्स हैं तो 12 डजन में कितने हो जाएंगे? 12 × 12 144 पेन्स आपके हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको 144 पेन्स की कॉस्ट कितनी दी है? 720 रुपीज़ आपको दी गई है। तो यहाँ से 1 पेन की कॉस्ट निकाल लीजिए, तब आप निकाल पाएंगे 25 की। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 720 अपॉन में 144। ये हो गई 1 पेन की कॉस्ट। इसको डिवाइड कर लीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए। 12 ज़ा क्या होता है? 144 होता है। तो 12 की टेबल से 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12 6 ज़ा और ये 0।
अब आता है 12 वन ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। दैट मीन्स जो 1 पेन की कॉस्ट है, तो 1 पेन की कॉस्ट अब आपके पास कितनी आ गई, 60 रुपीज़ आ गई। ठीक है, अगर एक पेन की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, हमें 25 पेन की कॉस्ट दी रही है। यहीं पे स्टॉप करके, कई बार ऑप्शन में 60 दिया रहेगा, आप 60 टिक मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 25 पेन की कॉस्ट पूछिए, तो 25 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 25 इंटू 60, 0 6 5 ज़ा 30, 3 6 2 12 और ये 1500, तो 1500 रुपीज़ आपका आंसर होगा 25 पेन्स का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस तरीके से मैं आपके हर दिन आपके 5 क्वेश्चंस आपको कराती रहूँगी और आपकी एग्ज़ाम तक पूरे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, केवल डिजिट्स चेंज करके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।